तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आ गया हूँ फिर से हेवनली डेमन कल्टीवेशन सिमुलेशन का अगला पार्ट लेके। तो चलो फिर शुरू करते हैं। स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि सेल्मा हमारे एमसी से कह रहा होता है, चाहे तुम प्रो स्कूल की कितनी भी यूज करो, तुम्हारी मेंटल पावर और क्यूआई को अस्थायी रूप से कम करने के लिए तुम अभी भी अल्टीमेट डेमन के इंटरफेस पर हो। तुम्हारा जैसा बास्टर्ड क्या ही कर सकता है। तभी हम देखते हैं कि हमारा एमसी तेजी से सेल्मा के पास आ जाता है, लेकिन हमारा एमसी उसके पास से गुजर जाता है। तो सेल्मा भी कह रहा होता है चौंकते हुए, तुम कमीने, तुम कहाँ जा रहे हो। तभी हम देखते हैं कि सेल्मा हमारे एमसी के ऊपर अटैक करता है अपने हाथ से, लेकिन हमारा एमसी उसके अटैक को डॉज कर लेता है और वो सेल्मा कह रहा होता है कि वो गायब हो गया। तभी वो पीछे मुड़ के कहता है, ये कमीना यहाँ तक कि हेवनली डेमन कंसीलमेंट आर्ट को यूज कर सकता है। तभी हम देखते हैं कि उस बिल्ली वाले लड़की के पास हमारा एमसी जाने लगता है तेजी से, और वो लड़की भी एक बार के लिए चौंक जाती है और बिल्ली तेजी से चिल्लाने लगती है और वो बिल्ली तेजी से हमारे एमसी के पास जाने लगता है और हमारा एमसी भी उसके पास तेजी से जा रहा होता है। तभी अगले सीन में देखते हैं कि हमारे एमसी ने उस बिल्ली को बीच से ही काट दिया होता है। वो लड़की भी चिल्ला के कहती है कि तुम बास्टर्ड, तुमने ये क्या किया। तभी हम देखते हैं कि हमारे एमसी का स्वॉर्ड उसके चेस्ट पे आके लग जाता है, जिससे उसको खूनम खून हो जाता है और वो वहीं मर जाती है। और हमारा एमसी कह रहा होता है, तुम तो अब तक पीछे छुपे रही हो, क्या तुमको मस्ती मजाक करने में मजा आया। फिर हमारा एमसी हेवनली फायर को यूज करके उसको वहीं से जान से मार डालता है। तो सेल्मा ये सब देख रहा होता है, अपने सबऑर्डिनेट से कह रहा होता है कि आगे मत बढ़ो, तुम दोनों में से कोई भी। जैसा कि मैंने उम्मीद की थी, मुझे तुम्हें अपने हाथों से मारना होगा। हमारा एमसी उससे कहता है कि अपने हाथों से नहीं, मेरी लाइफ मेरे अपने रास्ते के निर्धारित होता है। तो सेल्मा कह रहा होता है कि खैर जो भी हो, चाहे मैं तुम्हें जलाकर मार डालूं, टुकड़े टुकड़े कर दूं, तुम्हारा अंत पहले से ही तय हो चुका है। तो हमारा एमसी कहता है कि मेरा अंत, फिर मैं तुम्हारा भी फैसला कर दूंगा। और गुस्से में बोलता है कि फॉर ग्रेट अल्टीमेट डेमोनिक आर्ट फायर, तुम अपने ही मार्शल आर्ट से मरोगे। ये बात सुन के सेल्मा एकदम गुस्सा आ जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वहाँ एक जोरदार ब्लास्ट होता है, जिससे आग ही आग हो रहा होता है और वहाँ पर एक अटैक आता है, जिससे हमारा एमसी दूर जाकर फेंका जाता है। फिर हमें हमारे एमसी को दिखाया जाता है, हमारे एमसी का एक बाजू ही टूट जाता है और कट जाता है। सेल्मा कह रहा होता है, क्या ये इसका अंत नहीं है, क्या वो तुम्हारा क्यूरियस कहाँ चला गया है। तभी हम देखते हैं कि हमारे एमसी ने हेवनली डेमन डोमिनेटिंग स्टेप और एंडलेस हाइपर विंड गॉड टेक्निक को यूज करके उसके ऊपर तेजी से अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। लेकिन हम अगले सीन में देखते हैं कि हमारे एमसी के मुंह से फिर से खून आने लगता है और अपने मन में सोच रहा होता है, डैम इट, मेरी बॉडी पूरी तरह बेकार हो गया है, मैं इस टेक्निक को पूरी तरह से लागू नहीं कर सकता। और वो सेल्मा कह रहा था हमारे एमसी से, मुझे गोनमा की विरासत से बहुत उम्मीद थी, इसे इस तरह देखकर मुझे सरप्राइज हुआ कि क्या इसे खोजने की कोई जरूरत थी। तो हमारा एमसी उससे कह रहा होता है, लेकिन तुम ऐसे पर्सन हो जो हमेशा इसकी तलाश में रहते हो। तो सेल्मा कह रहा होता है, तुम क्या कह रहे हो। तो हमारा एमसी कह रहता है, एब्सोल्यूट अल्टीमेट डेमोनिक आर्ट, इसे महारत हासिल करना आसान नहीं है। ये बात सुन के तो वो भी चौंक जाता है और हमारा एमसी मुस्कुरा के कहता है, लेकिन तुमको इस बात का एहसास होगा कि गोनमा या शायद मैं पहले से ही इसमें मास्टर्ड थे। लगता है तुम ज्यादा चिंता हो गए हो, है ना। मुझे क्या मालूम था, मुझे ये दिख सकता है कि तुमने एब्सोल्यूट अल्टीमेट डेमोनिक आर्ट में महारत हासिल नहीं की है, तुम केवल अल्टीमेट डेमोनिक आर्ट फायर का ही यूज करते हो। ये देखने के बाद अगर तुमको इसका एहसास नहीं हुआ तो तुम बेवकूफ होगे। उस सिचुएशन में अगर कोई भी एब्सोल्यूट अल्टीमेट डेमोनिक आर्ट का यूज करता है, तुम्हारा अभिमान इसका कभी इजाजत नहीं देगा। हमारा एमसी जैसे ही बोल रहा होता है, तभी हमारे एमसी को वो गला पकड़ लेता है और जोर से दबाने लगता है, जिससे हमारे एमसी को चीखें निकलने लगती है। सेल्मा गुस्साते हुए कहता है कि चाहे जो कहो, मैं तुम्हें दुनिया का सबसे बड़ा दर्द दिखाऊंगा। और हमारा एमसी का जोर सगला दबा रहा होता है, जिससे हमारा एमसी का दर्द और भी तेजी से बढ़ रहा होता है और घुटन महसूस हो रहा होता है। हमारा एमसी भी उसके हाथ को जोर से पकड़ कर दबाने लगता है। ये देख के सेल्मा भी थोड़ा हैरान होता है और हमारा एमसी कहता है, क्या मुझे ऐसा करना चाहिए। क्या तुम मुझे एक इंटरेस्टिंग बात बता सकते हो, तुमको क्या लगता है कि मैंने 4 ग्रेट अल्टीमेट डेमोनिक आर्ट से कितनी में महारत हासिल कर ली है। तो ये बात सुन के सेल्मा कहता है कि तुम्हारा मतलब क्या है, क्या तुम कहना चाह रहे हो कि तुमने 4 ग्रेट अल्टीमेट डेमोनिक आर्ट में से एक और स्किल में महारत हासिल कर ली है। तो हमारा एमसी कहता है कि हाँ मेरे पास है। तो सेल्मा कहता है, तुम पागल हो, बकवास बंद करो। तो हमारा एमसी हंसते हुए कहता है कि 4 ग्रेट अल्टीमेट डेमोनिक आर्ट फायर जब पूरी तरह से महारत हासिल हो जाती है, तो ओपरी के केंद्र में से 100 अभिसरण पथ से की टॉलिंग पैलेट पथ में डाला जाता है, जो कि ताड़ का केंद्र है, जैसे कि ट्रू की और डिवाइन आर्ट बनना, जो केवल मिडल क्यूआई मिड का यूज करने के बजाय एक जलने वाला प्रभाव पैदा करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हेवन या अर्थ पर ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो लाइफ को भस्म करने वाली पावर से ज्यादा पावरफुल हो। तो सेल्मा कह रहा होता है कि तुम अपने कैसे। तो हमारा हमसे अपने हाथ को आगे लाता है, पर्पल कलर की एनर्जी निकल रहा होता है और उससे कह रहा होता है, खैर तुमको क्या लगता है, मुझे कैसे पता। तो सेल्मा कह रहा होता है, तुम क्या कर रहे हो। तो हमारे हमसे कह रहा होता है, ये मैं तुम्हारे सभी उपकारों का बदला चुका रहा हूँ, इसमें मेरे सबऑर्डिनेट के लाइफ को सस्ता समझने की कीमत भी शामिल है, मैं इसे तुम्हें इस लाइफ में प्राप्त सुप्रीम बदले के रूप में लौटा दूंगा। तो सेल्मा ये बात सुनकर गुस्सा आ जाता है और कहता है कि
इस कमीने की हिम्मत कैसी हुई। और हमारे एमसी की छाती के आर पर अपना स्वॉर्ड कर देता है और हमारा एमसी बस उससे हंसते हुए कहता है कि तुमने बहुत देर कर दी है और तुम लेट हो चुके हो। सिस्टम पे लिख के आता है फॉर ग्रेट अल्टीमेट डेमोनिक कार्ड फायर स्पेशल एबिलिटी ग्राफ फाइनल फॉर्म ग्रेट एनिलिएशन स्काई बर्निंग कैप्टर डेथ को छू रहा है। और हमारा एमसी कह रहा होता है ये स्पेशल टेक्निक तुरंत प्रोसेस हो सकती है अगर तुम अपनी लाइफ को ऑफर कर दो। तुम्हें सर पर वार करना चाहिए था। सिस्टम पे लिख के आता है ग्रेट एनिलिएशन स्काई बर्निंग आर्ट एक्टिवेट हो चुकी है और वहाँ एक जोरदार हवा चलने लगती है और एक एनर्जी क्रिएट होने लगती है। सलमा अपने बाकी सभी लोग से कहता है कि सब लोग यहाँ से भाग जाओ और हमारा एमसी बस कह रहा होता है हंसते हुए बहुत देर हो चुकी है। इस फायर के अंदर सबको डिस्ट्रॉय हो जाएगा। फॉर ग्रेट अल्टीमेट डेमोनिक आर्ट फायर की पावर अपने फाइनल फॉर्म पर है। इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है। सलमा कह रहा होता है कि तुम मरोगे बेटे और हम देखते हैं कि वहाँ एक जोरदार ब्लास्ट होता है। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है सिस्टम पे लिख के आता है कि तुम्हारे पास 8 लाइफ बचे हुए हैं। हमें बताया नहीं गया है कि सलमा मरा है कि नहीं मरा है और हमारा एमसी बस कह रहा होता है कि 8 लाइफ क्यों और सोरियोंग के बारे में सोच रहा होता है और हमारा एमसी कह रहा होता है ये पहला दिन है हमारे लिए। तो सोरियोंग ने जाने से पहले मुझे एक गिफ्ट दिया लेकिन अगर यूपे और हयांग भी आग के लैपटॉप में फंस गए और कोई इंटरनल जान नहीं गई क्या इसका मतलब है कि मैं उनसे पहले मर गया। डे 1 वो समय बहुत कम था बस पलक झपकने का समय। ये वो समय था जो मुझे दिया गया था। ये अभी भी जिंदा है अब तक अनगिनत रेग्रेशन के बाद भी। इस बार जो सदमा और दर्द मैंने महसूस किया था वो अभी भी मेरे मन में है। तुम बास्टर्ड तुम सब के सब मरोगे। चलो कोई बात नहीं चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपना बदला लेकर रहूंगा। फिर हम देखते हैं कि हमारा एमसी अपने रूम में होता है और कह रहा होता है कि मेन स्टोरी के ब्रांच पॉइंट में एंटर करने से पहले वहाँ एक ऐसी सिचुएशन थी जो किसी भी तरह से हल्की नहीं थी। यही रीजन है कि मैंने इस पॉइंट को फिर से चुना। हम देखते हैं कि क्यों मैन जोंग होता है। मैसेज में लिखा होता है मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ आश्चर्यजनक समाचार है। और हमारा एमसी कह रहा होता है एक रीजन ये भी है कि इतने समय से पैसे इकट्ठा कर रहा था। फिर हम देखते हैं कि हमारे एमसी ने बहुत सारी चीजों को खरीद लिया होता है और सिस्टम पे लिख के आता है कि आप ड्रैगन स्ट्रीम फोर्ड खरीदना चाहेंगे। इसकी कीमत 10 लाख गोल्ड है। सिस्टम पे लिख के आता है कि आपने ड्रैगन स्ट्रीम फोर्ड खरीद ली है। और हमारा एमसी कह रहा होता है ये लाइफ तुम कहते हो। फिर हमारा एमसी बैठ जाता है और कह रहा होता है तो फिर ये एब्सोल्यूट ट्रेजर सच में क्या है क्या मुझे इसकी जांच करनी चाहिए। फिर हमारा एमसी उस फोर्ड को निकाल लेता है और उसको चेक करते हुए कहता है ये थोड़ा सा नॉर्मल सा लग रहा है। ये 1 लाख सोने के लायक कैसे है। सिस्टम पे लिख के आता है सभी स्पेशल टेक्निक को फाइनली सनरेख किया जाएगा। आप कौन सी स्पेशल टेक्निक चुनना चाहेंगे हाइपर विंड गॉड असुरा एक्सप्लोसिव हीट आर्ट आइस आर्ट एक्सट्रीम लोअर ड्रॉविंग या अनपैरेलल्ड विंड स्वॉर्ड। तो हमारा एमसी भी कह रहा होता है क्या मुझे इसका अर्थ जानने के लिए इसे आजमाना चाहिए। फिर हमारा एमसी आइस आर्ट एक्सट्रीम लोअर ड्रॉविंग का चुन लेता है और सिस्टम पे लिख के आता है व्हाट इज एक्सेलेंट बॉडी डेमोनिक कार्ड स्पेशल एबिलिटी ग्राफ आइस आर्ट एक्सट्रीम लोअर ड्रॉविंग। और हमारा एमसी कह रहा होता है ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं बदला है। मेरी आंखों पर खून लगाने वाला हिस्सा गायब हो गया है। क्या इसका मतलब ये है कि तभी सिस्टम पे लिख के आता है फ्लेम एकुमुलेशन डेमोनिक कार्ड स्पेशल एबिलिटी ग्राफ फॉर ग्रेट अल्टीमेट डेमोनिक कार्ड स्पेशल एबिलिटी ग्राफ। हमारा एमसी अपने मन में ये सब देख के हंस रहा होता है और कह रहा होता है स्पेशल टेक्निक के लिए प्रोसेस की शर्तें अत्यंत कम कर दी गई है क्योंकि मैं अभी उभरते हुए अल्टीमेट डेमन पर हूँ। मार्शल आर्ट केवल इसी लेवल पर है लेकिन क्या होगा अगर ये एबिलिटी तब भी लागू हो जब मैं अल्टीमेट डेमन तक पहुँच जाऊँ। स्पेशल टेक्निक की प्रकृति के कारण किवाई की खपत 0 है। इसका मतलब यह है कि धरती को हिला देने वाली विनाशकारी पावर वाली स्पेशल टेक्निक भी इनका यूज असीमित और आसानी से किया जा सकता है। इसके साथ मैं अपना बदला भी ले सकता हूँ। फिर हमारा एमसी अपने मन में कह रहा था कि बेशक अब मैंने 4 ग्रेट अल्टीमेट डेमन टेक्निक फायर इसलिए मैं एक अलग रास्ता अपना सकता हूँ जिससे उन लोगों से लड़ने से बचा जा सके। लेकिन मुझे नीचे ले जाना होगा फर्स्ट डिसाइपल उसके सबऑर्डिनेट जब मुझे मौका मिलता है क्योंकि इस लाइफ में मैं डेफिनेटली फर्स्ट डिसाइपल को हराना चाहता हूँ और ये मेक श्योर करना चाहता हूँ कि मेरे सबऑर्डिनेट अच्छी लाइफ जिए। ऐसा करने के लिए मुझे फर्स्ट डिसाइपल के हाथों कष्ट नहीं सहना होगा। मैं इस लाइफ में अकेले ही चलूंगा। सबसे पहले मुझे वश में करना होगा फर्स्ट डिसाइपल और उसके आसपास के सभी अल्टीमेट डेमन मास्टर। दूसरा मुझे अपनी आंखों से देखना होगा कि क्या ऐसा करने में सच में 2 साल का आंकड़ा पार कर पाऊंगा। अगर फ्यूचर में एआई ने मुझे बताया कि घड़ी है फर्स्ट डिसाइपल से निपटने के बाद संकट का अंत, क्या मैं अगली लाइफ में मुझे दी गई लाइफ को उचित चुनौती नहीं दे सकता। फिर हमें बताया जाता है क्योंकि मुझे उन वेपन की चिंता थी जो मैंने और मेरे सबऑर्डिनेट ने वास्ट में खो दिए थे। मैंने सीधे हैनान सेक्ट जाने के बारे में सोचा लेकिन मैंने जल्द ही अपना मन बदल लिया। मेरे पास पहले से ही ड्रैगन स्ट्रीम फोर्ड थी जिसे डिवाइन फोर्ड कहा जा सकता है और इस लाइफ में मेरे गोल ये नहीं है कि मेरे सबऑर्डिनेट ज्यादा पावरफुल बने। मैं सरप्राइज हूँ कि बात यह है कि इस बार मैं सिर्फ 1 वीक में ट्रेनिंग के बाद ही अल्टीमेट डेमन तक पहुँचने में एबल हो गया। वॉर के मिड से मुझे जो एक्सपीरियंस प्राप्त हुआ और 3 KY
केंद्रों को अच्छी तरह से संचालित करना जानना बहुत मददगार रहा। लेकिन इस लाइफ में एक नई खोज ये हुई कि विंड क्लाउड की अल्टीमेट डेमोनिक शॉट के बिना भी मैं अनपैरेलल्ड विंड शॉट सीखने में एबल था। क्या ये इसलिए प्रकट हुआ क्योंकि ये 4 ग्रेट अल्टीमेट डेमोनिक आर्ट में से अंतिम टेक्निक है? पास्ट में ये एक ऐसी क्षमता थी जो केवल तभी प्राप्त हो सकती थी जब मेरे पास विंड गॉड की अंतिम डेमोनिक शॉट होती। मैंने इसे कभी अलग से नहीं आजमाया। क्या विंड गॉड की अंतिम डेमोनिक शॉट एक बेड़ी हो सकती थी? और फिर अल्टीमेट डेमन तक पहुंचने के बाद टेक्निक सूची का एंटीसिपेटेड था, वे बदल गए हैं। इसके साथ ही भले ही 3 अल्टीमेट डेमन मास्टर हो जो मुझसे ऊंचे लेवल के हो, अगर मैं अपनी सहन शक्ति बचा कर रखूं और इन पोर्ड मार्शल आर्ट का बेतरतीब ढंग से यूज करूं तो मैं डेफिनेटली जीतने का मौका पा सकता हूं। फिर हम देखते हैं कि सोंगबा एक लेटर लेके आती है और हमारे एमसी को देते हुए कहती है, कैप्टन खबर आ गई है। तो हमारा एमसी भी कहता है कि अच्छा हुआ आ गया। और हमें उस लेटर में बताया जा रहा होता है सोंगा ने मुझे मेन कल्ट की खबर दी और पहले की तरह ही मेरे सबऑर्डिनेट ने मेरी डेथ का समाचार गोनमा को बता दिया। समय और घटनाएं बिल्कुल वैसे ही प्रभावित हुई जैसे वे निर्धारित थी, बिना किसी अंतराल के। और मेरे सबऑर्डिनेट मुझे ढूंढने आए। योंजिन हमारे एमसी से कहता है कि कैप्टन आप कैसे हैं? ईमानदारी से कहूँ तो जब आप हमें छोड़कर चले गए तो हम थोड़े निराश हुए थे कैप्टन। तो हमारा एमसी भी मुस्कुरा के कहता है मुझे तुम्हारी बहुत याद आई सच में। तो वो लोग बोल रहे होते कैप्टन और हमारा एमसी कह रहा होता है मुझे माफ करना कि मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सका। मैं जानता हूँ कि तुमको यहाँ बुलाने के बाद ये अचानक हुआ है, लेकिन हम कल अलग हो जाएंगे। तो ये बात सुनकर वो सभी चौंक जाते हैं और हमारा एमसी कहता है कि न्यू पहचान चुनो और जियो लाइफ। तुम लोग उन चीजों को खोजो जो तुम पहले नहीं कर सकते थे, जो तुम करना चाहते थे। अगर तुमको पैसे की जरूरत है तो मेरे पास पर्याप्त है। तो ये बात सुन के योरिम कहता है कि कैप्टन आखिर इसका मतलब क्या है? प्लीज कम से कम हमें ये तो बताइए कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो हमारा एमसी कहता है कि ये मेरा सपना है, तुम सभी को लाइव जीते हुए जो तुम चाहते हो वो करते हुए देखना। पीछे मुड़ जाता है और कहता है कि इसलिए अब और कोई भी बात मत करो और यहाँ से चले जाओ। फिर हमारा एमसी अपने रूम के अंदर आता है और खिड़की से देख रहा होता है और कह रहा होता है कि मौसम एकदम साफ है। तभी उसे आवाज आती है कि कैप्टन, और हम देखते हैं कि वहाँ सोरियोंग आ जाती है और हमारा एमसी कहता है कि क्या हुआ। तो वो बोलती है कि क्या इसका कोई रीजन है या क्या आपने शुरू से अचानक इस तरह अलग होने की प्लानिंग बनाई थी। तो हमारा एमसी मुस्कुराता है और उससे कहता है कि सोरियोंग, अगर बाई एनी चांस मैं 1 वर्ष के बाद भी जिंदा रहूं तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तो ये बात सुनकर वो थोड़ा ब्लश करने लगती है और हमारा एमसी भी थोड़ा चौंक जाता है और अपने मन में कहता है क्या मैंने बहुत जल्दबाजी कर दी। और उसे कहता है कि मुझे माफ करना, ऐसा दिखाओ जैसे तुमने कुछ सुना ही नहीं है। तो वो बोलती है कि वेस्ट लेक, बाहरी जेल, वेस्ट जेल, पश्चिम जेल, यू जेल और छोटी दक्षिण जेल। कहा जाता है कि पश्चिम जेल 5 झीलों में से बनी है। इनमें से आउटर लेक शहर के सबसे नजदीक है और इसमें कई नजारे भी हैं, इसलिए वो कहते हैं कि कई जोड़े इसे देखने आते हैं। कैप्टन, ये बात सुन के हमारे एमसी की आंखों में चमक आ जाती है और वो कहती है कि प्लीज आप जिंदा वापस लौट के आइएगा। और हमारा एमसी अपने मन में कह रहा होता है मैं इसकी गारंटी नहीं दे सकता। मैं जिस सिस्टम जाल के बारे में जानता था वो हमेशा मेरी कल्पना की सीमाओं से परे था। फिर भी भले ये लापरवाही थी, मैं ये कहना चाहता था। और उससे कहता है कि मैं करूंगा, मैं जरूर वापस आऊंगा। फिर हमें बताया जाता है यूनान गुआजो प्लेट्यू, इस एरिया में यूनान और गुआजो प्रोविंस का अधिकांश भाग और सिचुआन का कुछ भाग शामिल है। यह मार्शल दुनिया का 4th सबसे बड़ा प्लेट्यू है। साउथर्न ईस्टर्न भाग समुद्र तल के करीब है, लेकिन नॉर्थ वेस्टर्न एरिया में कई पहाड़े और गहरी घाटियों के साथ खड़ी भूमि है। न केवल मैं दूसरों से परेशान नहीं हूँगा, बल्कि अगर मैं किसी को मार भी दूं तो कोई अफवाह बाहर नहीं आएगी। ये सैल्मा के साथ निर्णायक लड़ाई का प्लेस है। सैल्मा को इसमें 4 महीने लगेंगे और मुझे ढूंढने में आधा साल लग गया। सिस्टम पे लिख के आता है आपने डिजाइनेटेड एरिया में वापस आ गए हैं, आप फाइनली कॉम्पैक्ट पावर का यूज कर सकते हैं। तो हमारा एमसी भी कहता है कॉम्पैक्ट पावर, सब कुछ वापस आ गया है, ये बढ़िया है। मेरे पास बहुत सी चीजें हैं जो मैं सिमुलेशन से पूछना चाहता हूँ। फिर हमारा एमसी कॉम्बैट स्टाइल सिमुलेशन लेवल 2 को ऑन कर देता है और एक जगह आग जला के बैठा हुआ होता है और सिस्टम कहता है आप किस प्रकार का सिमुलेशन चलाना चाहेंगे। तो हमारा एमसी कहता है अल्टीमेट डेमोनिक टेक्निक को प्राप्त करने का कोई तरीका है। तो सिस्टम एनालाइज कर रहा होता है और हमारा एमसी अपने मन में कहता है अगर मैं इसे प्राप्त कर लूं तो ये सैल्मा के साथ फाइट में बहुत बड़ी मदद होगी। सिस्टम कहता है कि मैंने ढूंढ लिया है, इसके 2 रास्ते हैं। सबसे पहला रास्ता इसे हेवनली डेमन के डिसाइपल से प्राप्त करने की विधि है। दूसरा, आप इसे कल्ट के लीडर के गुप्त ऑफिस के अंदर पा सकते हैं। एंटर करने के लिए एक चाबी की जरूरत है। तो हमारा एमसी भी कहता है कि तुम कहते हो कि सीक्रेट ऑफिस और लाइब्रेरी, और हम देखते हैं कि लाइब्रेरी मैप का सिर्फ 3 हिस्सा हमारे एमसी के पास होता है। और हमारे एमसी कह रहा होता है क्या इस बात का जिक्र है मैंने मिशनों को अंजाम देते हुए लगातार ये हासिल किए हैं, मैं आखिरी टुकड़ा कैसे प्राप्त कर सकता हूँ? क्या इसका मतलब यह है कि मैं इसे इस लाइफ में प्राप्त नहीं कर सकता? तो फिर इसे प्राप्त करने के लिए मुझे किस पीरियड में वापस जाना होगा? सिस्टम बताता है गोनमा के 3 लाइफ में से अर्थ डेमन के अंगरक्षक वॉरियर में से एक बने। तो हमारा एमसी ये बात सुनकर अपने
अपने मन में कहता है कि अंत में मैप पाने के लिए मुझे समय का रिकॉर्ड फिर से पलटना पड़ेगा। फिर हमारा एमसी कहता है कि सिमुलेशन, चलो मुझे एआई के बारे में बताओ। तो सिस्टम एनालाइज करने लगता है। सिस्टम बताता है आपको एआई की सहमति लेनी होगी, क्या आप जारी रखना चाहेंगे? हमारा एमसी कहता है कि एआई की कंसेंट। फिर हमारा एमसी यस का ऑप्शन चुन लेता है। फिर एआई भी ये चीज को एक्सेप्ट कर देता है और सिस्टम बताता है कि एआई एसयू गैंग 50,000 खिलाड़ी था। वो हेवनली डेमन कल्टीवेशन सिमुलेशन में सबसे ऊपर लेवल तक पहुंच गया। उनकी शुरुआत फॉर डिसाइपल गोम हिडन स्पिरिट ग्रुप में डेड स्पिरिट स्क्वाड के कैप्टन के रूप में हुई थी और मेन कल्ट में उन्होंने जो सुप्रीम रैंक हासिल की वो दू थी। तो हमारा एमसी भी कहता है कि यो गोंग ये एआई का नाम है। इसके अलावा उनका सुप्रीम पब दूसरा था। इसका मतलब ये है कि वाइस कल्ट के लीडर थे, है ना। तो सिस्टम बताता है कि उसकी हत्याओं की संख्या 1,23,034 थी। उसने 5,626 बार पुनर्जन्म लिया और 180 मिशन पूरे किए। हर्ट टेक्निक या फुटवर्क के लिए एक मार्शल आर्ट में परिवर्तित होने पर एआई के पास 1,039 मार्शल आर्ट थे और वो ट्रांसेंडेंट डेमन मास्टर तक पहुंच गया था। ये बात सुन के तो हमारा एमसी एकदम चौंक जाता है और अपने मन में कहता है अगर मैं सोचूं तो वो 5,000 से ज्यादा पुनर्जन्म हुआ। ये समझ से परे नहीं है कि वो इतना पावरफुल कैसे बना। लेकिन ट्रांसेंडेंट डेमन मास्टर में देवताओं का एरिया है जो अल्टीमेट डेमन से भी बढ़कर है। क्या कोई इंसान सच में उस लेवल तक पहुंच सकता है? सिस्टम बताता है यू गोंग का कुल स्कोर 3,500 अंक था जिससे उन्होंने एआई का खिताब ली मिला। उन्होंने एक उम्मीदवार के रूप में भर्ती किया गया है। प्लीज ज्यादा जानकारी के लिए सीधे एआई से पूछें। फिर हमारा एमसी बैठ जाता है और वहीं पर लेट जाता है और कहता है कि ये सच में ये सुनने में तो अच्छा लगा। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई तूफान अभी भी यहाँ आया हो। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया था जहाँ हमारा एमसी चलते हुए जा रहा होता है और कह रहा होता है कि सिमुलेशन। तो सिस्टम कहता है कि आप किस प्रकार का सिमुलेशन चलाना चाहेंगे? तो हमारा एमसी भी कहता है कल रात एआई के बारे में मेरे क्वेश्चन का आंसर सुनने के बाद एक न्यू क्वेश्चन उठ खड़ा हुआ है। और सिस्टम से कहता है क्या करंट में मेरे अलावा और कोई अदर खिलाड़ी भी है? बहुत समय से मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन चला आ रहा है। ऐसा कोई कानून नहीं है जो कहता हो कि मुझे एक ही मात्र खिलाड़ी होना चाहिए। अगर कोई खिलाड़ी मौजूद है तो वह प्रोबेबली कौन हो सकता है? तो सिस्टम बताता है कि एक खिलाड़ी मौजूद है यहाँ पर। तो हमारा एमसी भी चौंकते हुए कहता है कि क्या वहाँ पर एक खिलाड़ी है? तो गाइस ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट कर देना तुम लोग को वीडियो कैसे लगी। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।